Good morning, students. This is कल्पना सिंह ऑन द स्टेज RITT यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सभी हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ठीक है, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आए हमारे वीडियो की वो आप तक पहुंचते रहे और आप उसको देखते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम लोग आज बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के दोष। ठीक है, तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने समय की श्रेष्ठ प्रणाली मानी जाती थी, परंतु किसी भी प्रणाली में गुणों के साथ साथ कुछ दोष भी होते हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे बौद्धकालीन शिक्षा के दोष। ठीक है, तो सबसे पहला है हमारा मठों एवं विहारों में कठोर नियम। तो बौद्ध शिक्षा केंद्र में जो नियम थे वे बहुत कठोर थे। छात्र इस नियम से भयभीत होकर शिक्षा बीच में ही छोड़ देते थे। लोकतंत्र में बालकों के लिए ऐसे कठोर नियमों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए जिससे कि छात्रों के मन पर दुष्प्रभाव ना पड़े। अब सेकंड है हमारा स्त्री शिक्षा का ह्रास। तो बालिकाओं को भी बालकों की तरह शिक्षा प्राप्त करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी, परंतु शिक्षण संस्थाओं में कठोर नियमों के कारण बालिकाएं इन शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश नहीं लेती थी। इससे स्त्री शिक्षा का पतन शुरू हो गया। अब तीसरा है हमारा अनुचित शिक्षा संगठन। तो देखिए बौद्ध काल में वैसे तो शिक्षा के दो स्तर होते थे, प्राथमिक और उच्च स्तर, परंतु साथ ही उच्च शिक्षा के बाद भिक्षु शिक्षा की भी व्यवस्था थी, जबकि शिक्षा का संगठन मनोवैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए जिससे सभी को एक समान शिक्षा प्राप्त हो सके। नंबर 4 है सैन्य शिक्षा का अभाव। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध अहिंसा के समर्थक थे। वे हिंसा में विश्वास नहीं रखते थे, परंतु उन्होंने बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों में सैनिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की। किसी भी देश में सुरक्षा की दृष्टि से सैनिक शिक्षा की व्यवस्था होना बहुत ही अनिवार्य है, परंतु बौद्ध काल में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी। इसलिए यह एक बौद्धकालीन शिक्षा के दोष के रूप में इसका उदय हुआ। नंबर 5 है भारतीय शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध धर्म की शिक्षा। बौद्ध शिक्षा केंद्रों में धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था की गई थी, परंतु विडंबना यह है कि इस धार्मिक शिक्षा के अंतर्गत केवल बौद्ध धर्म की ही शिक्षा दी जाती थी। उसके प्रचार एवं प्रसार की शिक्षा ही छात्रों को प्रदान की जाती थी, अन्यथा और किसी धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं की जाती थी। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे आधुनिक शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा का योगदान। आधुनिक भारतीय शिक्षा में बौद्धकालीन शिक्षा के क्या योगदान है वो हम देखते हैं। ये पॉइंट हमारा है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का प्रभाव आधुनिक भारतीय शिक्षा पर दिखाई देता है, क्योंकि अतीत ही वर्तमान की नींव होती है। आधुनिक भारतीय शिक्षा का बौद्ध शिक्षा पर प्रभाव कुछ इस प्रकार से है। देखिए सबसे पहला है सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के बालकों के लिए शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। यानी कि जो बौद्ध काल में सभी धर्म वर्गों एवं जातियों के बालकों के लिए शिक्षा का समान अवसर था, और इस टाइम में भी आधुनिक समय में भी यही है हमारा, सभी धर्मों, वर्गों, जातियों एवं समूहों के बालकों को विद्यालय में शिक्षा प्रदान करने का समान अवसर प्राप्त है। अब दूसरा है विद्यालयी शिक्षा और कक्षा शिक्षा में शिक्षण की व्यवस्था। वैदिक काल में शिक्षा गुरुकुलों में खुले आसमान के नीचे दी जाती थी, और बौद्ध काल में शिक्षा प्रदान करने के लिए बड़े बड़े भवनों का निर्माण किया गया। उन भवनों में बड़े बड़े कक्षा कक्ष थे जिसमें शिक्षण प्रदान किया जाता था। वर्तमान में भी शिक्षा देने के लिए भवन व कक्षा कक्ष उपलब्ध होते हैं। यानी कि कहना है कि बौद्ध काल में भी बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता था शिक्षा प्रदान करने के लिए, और आधुनिक काल में भी क्लासरूम्स होते हैं, कक्षा होती है, उसमें जो शिक्षण कार्य होता है उसी क्लासरूम में संचालन किया जाता है। ये बौद्ध काल की ही देन है।
अब तीसरा है हमारा विद्यालय में पुस्तकालयों का निर्माण। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बौद्ध काल में बौद्ध मठों एवं विहारों में बड़े बड़े पुस्तकालय भी उपलब्ध थे। वर्तमान समय में भी विद्यालयों में ही पुस्तकालय उपलब्ध होते हैं। यह बौद्ध काल का ही परिणाम है। नंबर 4 है गुरु और शिष्य के बीच मधुर संबंध। तो कोई भी शिक्षा प्रणाली तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य मधुर संबंध ना हो। वैदिक काल तथा बौद्ध काल की तरह आज की छात्र और अध्यापक के मध्य संबंधों में आदर का भाव होता है। नंबर 5 है शिक्षा की व्यवस्था जन शिक्षा के रूप में। तो बौद्ध काल में शिक्षा को जन शिक्षा बनाने पर जोर दिया गया था, अर्थात बिना भेदभाव के सभी को शिक्षा प्रदान करने का समान अधिकार प्राप्त होना चाहिए। और आज भी भारत में सभी को शिक्षा प्राप्त करने का समान अधिकार प्राप्त है। अगला देखते हैं हम व्यावसायिक शिक्षा का विकास। तो बौद्ध काल में छात्रों के लिए सामान्य शिक्षा की तरह व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करने पर बल दिया जाता था और वर्तमान में यह हमारी शिक्षा व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है। नंबर 7 है हमारा नैतिक शिक्षा। तो बौद्ध काल में छात्रों को चारित्रिक विकास करने के लिए उन्हें नैतिक शिक्षा प्रदान की जाती थी, जो आज भी शिक्षा का एक अनिवार्य अंग के रूप में हमारे सामने आ रही है। नंबर 8 है अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास करना। तो बौद्ध काल में मठों एवं विहारों में प्रवेश के लिए आचरण संबंधी 10 नियमों का पालन करने की शपथ लेनी पड़ती थी, जिससे छात्रों में अनुशासित जीवन जीने की कला का विकास होता था। और वर्तमान में भी शिक्षा के द्वारा छात्रों के अंदर अनुशासन लाना आवश्यक माना जाता है। अंत में हम उपयुक्त कथनों से हम यह कह सकते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली द्वारा वैदिक शिक्षा प्रणाली में जो कमियां रह गई थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया और शिक्षा के क्षेत्र में इस काल ने अधिक विकास किया और इसका प्रभाव वर्तमान भारत की आधुनिक शिक्षा पर दिखाई पड़ता है और शिक्षा जगत में शिक्षा प्रणाली का श्रेष्ठ स्थान है एवं इनमें शिक्षा जगत में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अब अगला देखते हैं हम लोग बौद्ध कालीन शिक्षा की एक संस्कार है जिसके उपरांत बालक या भिक्षु या छात्र बौद्ध मठों में प्रवेश करता है। देखिए वो उसका नाम है हमारा पवज्जा संस्कार। तो पवज्जा का शाब्दिक अर्थ है बाहर जाना, अतः पवज्जा संस्कार से तात्पर्य है कि शिक्षा के लिए घर से बाहर जाना। मठ का सबसे बड़ा भिक्षु ही सामान्यतः इस संस्कार को संपन्न करता था और प्रवक्ता का इच्छुक सिर से बाल मुड़वाकर तथा पीले वस्त्र पहनकर भिक्षु के चरणों में माथा टेककर शरणत्रयी लेता था। यानी कि जो वहाँ का मेन भिक्षु होता था बालक उसके शरण में जाता था, अर्थात बालक कुछ शब्द बोलता था, बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि का उच्चारण करता था। और पवज्जा संस्कार जो होता था 8 वर्ष के बालक की जाती थी और पवज्जा के बाद बालक सामनेर कहलाता था और उसे मठ में ही रहना पड़ता था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।